नमस्कार, रिपब्लिक भारत डिजिटल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और हम बात करने आए हैं भारत की जीडीपी को लेकर, क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। आपने अभी हाल फिलहाल में सुना होगा कि कैसे भारत जो है वो लगातार ग्रोथ कर रहा है। चौथे नंबर की जो जीडीपी है, जापान को पछाड़कर हम बन चुके हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट का इसमें हवाला दिया गया। हाल ही में नीति आयोग की तरफ से खुद बीवीआर सुब्रमण्यम साहब सामने आए थे। उन्होंने कहा कि भारत की जो जीडीपी है अब जापान से आगे जो है वो बढ़ चुकी है। आज क्योंकि ये जो आंकड़े हैं, इससे पहले आईएमएफ की रिपोर्ट जो कि नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े जो हैं वो जारी किए जाते हैं, उसके आधार पर होती थी। वास्तविक आंकड़े जो रियल जीडीपी के आंकड़े हैं वो आज जारी किए गए हैं, जिसमें अगर फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो 6.5% की ये जो जीडीपी है ये रही है। इसका जिक्र जो है इस पर किया जा रहा है, लेकिन ये आंकड़े आपके लिए आसान शब्दों में हम पहुंचा सकें, इसकी एक कोशिश हम यहाँ पर करते हैं। मेरे साथ हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, हमारे बिजनेस टीम के जो बारीकी से हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, वो है हमारे साथ धीरज मिश्रा जी। सर, बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आज रियल जीडीपी के आंकड़े सामने आए हैं। हम 3 दिन पहले भी लगातार ये चर्चा देख रहे थे कि भारत जापान से आगे निकल गया है। आईएमएफ की रिपोर्ट का जिक्र हुआ था, नीति आयोग ने भी इसके बारे में, बीवीआर सुब्रमण्यम साहब ने इसके बारे में बोला था। तो आज ये जो आंकड़े आए हैं ये क्या हैं, पहले तो हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए, और उस दिन जो आंकड़े जारी किए गए थे वो क्या हैं? सुमित जी, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज है जो गवर्नमेंट की तरफ से हर तिमाही के लिए की जाती है, हर क्वार्टर के लिए की जाती है। और हर क्वार्टर में गवर्नमेंट जीडीपी नंबर्स के साथ नंबर्स अनाउंस करती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस करती है उसको हम बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी जिसको बोला जाता है। भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो हर तिमाही के लिए जीडीपी नंबर्स को अनाउंस करता है। सो ये Q1, Q2, Q3, Q4 इन सब क्वार्टर्स के लिए जीडीपी नंबर अनाउंस किए जाते हैं। तो उसी सीरीज़ में Q4 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 25 की Q4 के लिए जीडीपी नंबर्स आज 4 बजे अनाउंस किए गए हैं मॉस्पी की तरफ से, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की तरफ से। और जो आप पूछ रहे हैं कि द डिफरेंस क्या है, जो उस दिन बीवीआर सुब्रमण्यम की तरफ से कोट किया गया कि इंडियन इकोनॉमी ने जापान को ओवरटेक कर लिया एज अ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और आज जो नंबर आए हैं, सो बेसिकली डिफरेंस ये है कि जो फॉरकास्ट थे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से थे, आईएमएफ की तरफ से। जैसे अभी हमने वी हैव इमर्ज एज अ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी जापान को पछाड़कर बन चुके हैं। मॉर्गन स्टैनले का एक और प्रोजेक्शन है कि 2028 तक हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, जर्मनी को पछाड़ते हुए। तो ये सारे जो फॉरकास्ट हैं वो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और फाइनेंशियल एजेंसीज करती हैं। और जो ये डेटा आया है भारत सरकार की तरफ से, डेटा हर तिमाही के लिए आता है, और उसी सीरीज में आज Q4 जो कि चौथा तिमाही है फाइनेंशियल ईयर 25 का, उसके लिए ये डेटा अनाउंस किया गया। और डेटा, जैसा कि आपने बोला, पूरे फुल ईयर के लिए FY25 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ रही है वो है 6.5%, और Q4 का जो डेटा है वो है 7.4%। तो अगर आप इस नंबर को डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो इसमें 2-3 चीज़ें जो है वो सबसे स्टूड आउट होती हैं, जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। सो ये एक पार्ट होता है जीडीपी का जो ये दृश्य आता है कि हमारी इकोनॉमी में लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं। और अपने व्यूअर्स को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कि कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। हम लोगों का एक्सपोजर ग्लोबल इकोनॉमी से बहुत कम है, क्योंकि हम लोग ट्रेड, हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो एक्सपोजर है वो बहुत कम है। जो हमारी इकोनॉमी चलती है वो भारत में जो हम लोग स्पेंड करते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, उसी के ऊपर चलती है। तो वो और इजी कर देते हैं अपने दर्शकों के लिए, जिसका जिक्र रजत सर यहाँ पर कर रहे हैं। जो कंजम्पशन ड्रिवन हमारी इकोनॉमी है उसका मतलब क्या है, इसे हम थोड़ा सा और आसान शब्दों में, सर, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी का मतलब मैं अगर आसान शब्दों में समझूं कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं एज ए लार्ज क्वांटिटी, उस पर हमारी इकोनॉमी बेस्ड है। जी, तो इसका सिंपल सा अगर आप फंडा है कि आपने एक टूथपेस्ट खरीदा, उस पर आपने जीएसटी दिया, आपकी जो आप एक कुछ भी आप इस इकोनॉमी में खरीदते हैं आप उसके ऊपर टैक्सेस पे करते हैं जो कि गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, जितना ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे उतना टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा। आप ये देख भी रहे होंगे कि जीएसटी कलेक्शन, रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हर महीने, जब जीएसटी कलेक्शन के नंबर आते हैं 1 तारीख को, तो हमेशा इट्स ऑलवेज कि वो रिकॉर्ड कलेक्शन होता है। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज कि हमारी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। तो और हमारा एज अ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ एक्सपोजर बहुत कम है, क्योंकि हम लोग ट्रेड बहुत कम करते हैं। आवर एक्सपोर्ट्स इज़
वेरी नेग्लिजिबल, नॉट दैट कि हमारी इकोनॉमी उससे इम्पैक्ट हो। हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे देश के लोगों की कंजम्पशन होती है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल, इसीलिए उसको बोला जाता है कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। इसलिए हम आत्मनिर्भर भी हैं। इसलिए हमारा जो शेयर मार्केट है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता नहीं है बाहर। किसी भी फॉर दैट मैटर अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड बहुत कुछ बड़ी घटना होती है तो हमारी इकोनॉमी में बहुत उसका फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। और उस पर वो लोग बोलते भी हैं कि अभी जैसे टैरिफ का भी इम्पैक्ट था, तो बहुत सारे बड़े अर्थशास्त्रियों ने बोला कि टैरिफ का इम्पैक्ट इंडिया पर उतना नहीं पड़ेगा बिकॉज हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत नेग्लिजिबल है। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, जो कि हमारे देश में जो लोग कंज्यूम करते हैं उसी से जो खपत होती है उसी से हमारी देश की इकोनॉमी चलती है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो एक्सपोर्ट वाला सेक्टर जिसका जिक्र रजत सर कर रहे हैं उसमें अभी बहुत स्कोप है। ये भी आप जो है वो पकड़ सकते हैं इस लाइन को। यानी अगर हम बिजनेस की ओर बढ़ने की कोशिश करें तो भारत के पास अभी बहुत गुंजाइश है। बहरहाल उस पर कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन सर ये जो आंकड़े आज हमने देखे हैं ये आपके लिहाज से कैसे हैं? आंकड़े अगर आप देखेंगे तो हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वर्ल्ड वाइड अगर आप चाइना की जीडीपी देखेंगे 5.4% थी चाइना की जीडीपी। यूएस की जीडीपी पिछले साल 1.6% थी और पिछले कुछ क्वार्टरों में उसकी नेगेटिव ग्रोथ भी हुई है, -0.20%। सो वर्ल्ड वाइड वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, उसमें कोई दो राह नहीं है। तो जो ये नंबर दृश्य आते हैं कि जो फंडामेंटल चीज़ें हैं एक इकोनॉमी के लिए, दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है और ख़ासकर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। सबसे पहला कि कंजम्पशन, जिस पे मैंने बताया है। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को अगर आप जीडीपी डेटा में देखेंगे तो उसको बोला जाता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और वो भी अगर आप नंबर देखेंगे तो 7.1% से 9.4% वो डेटा बढ़ा है। यानी कि इन्वेस्टमेंट का जो मोमेंटम है, जो इन्वेस्टमेंट देश में हो रही है उसका मोमेंटम भी बहुत स्ट्रांग है। 7.1% से 9.4% पर इन्वेस्टमेंट है। कंजम्पशन का भी नंबर में बहुत ज़्यादा जंप आया। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ये दो डेटा सेट ऐसे हैं जो आज के जीडीपी नंबर में दर्शाते हैं कि जो हमारी फंडामेंटल्स हैं, जो हमारे मतलब इंडियन इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो एकदम ग्रोथ पाथ पर हैं, वो अब फुल मोमेंटम में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, आज के जीडीपी नंबर में FY24 के लिए जीडीपी ग्रोथ को अपवर्ड रिवाइज किया गया है, जो कि पहले नंबर था 8.2%, बट इस जो आज नंबर आया है उसमें बोला गया है कि FY24 की जो ग्रोथ है वो 9.2% है। मतलब इसका ये है कि जो हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ थी पिछले 12 साल में, सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ FY24 में हमने देखी है। पिछले 12 साल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ हमने FY24 में देखी है, जो कि आज के अपवर्ड रिवीजन करने के बाद हमें ये पता चलता है कि FY24 की ग्रोथ लास्ट 12 सालों में सबसे ज़्यादा थी। अभी जो सिचुएशंस हैं उसके लिहाज से, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इसका चर्चा हो रही है कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसके बाद जापान को जैसे हमने टेक ओवर किया, अब जर्मनी को हम टेक ओवर कर जाएंगे। कितना इसमें भी लूप लगेगा, क्योंकि एक टाइम पीरियड इसके लिए कहा गया, जिसके लिए कहा गया कि हम 2 साल के अंदर हो सकता है कि जर्मनी को भी पीछे कर देंगे। मॉर्गन स्टैनले ने बोला है कि 2027 या 2028 तक हम लोग जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। तो देखिए, इकोनॉमी में ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है कि जिस हिसाब से हमारी अब जैसे ग्रोथ, हम वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसी लिहाज से हमारी इकोनॉमी का हर सेक्टर की ग्रोथ भी उसी के सिंक में होती है। तो जब इकोनॉमिक प्रोग्रेशन होगा तो ऑब्वियसली जो इकोनॉमी की स्लो ग्रोथ है आप उसको ओवरटेक करते चले जाएंगे। तो जर्मनी को ओवरटेक करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन ने भी CII के किसी इवेंट में बोला कि हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2027 तक बन जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये टारगेट रहा है कि हमारे देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। तो हम जर्मनी को ओवरटेक करेंगे तो ये तो सवाल ही नहीं है, बिकॉज हम करेंगे ही, बिकॉज वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हो सकता है कि 1 साल आगे पीछे हो जाए, बट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ओवरटेक द जर्मनी। मॉर्गन स्टैनले, जो कि अमेरिकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसने भी बोला है कि 2027 तक हम लोग जर्मनी को ओवरटेक कर लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। सर, मैंने जो थोड़ा पढ़ा इसके बारे में, उसमें ये कि जापान की जो जीडीपी है उसमें बहुत स्टैचुरी सिचुएशंस हैं, उस तरीके की ग्रोथ उसमें नहीं आ रही है। लेकिन जर्मनी जो है वो प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा फोकस है उनका, उसी की वजह से उनकी ग्रोथ भी है। भारत की और उनकी इकोनॉमी को अगर हम कंपेयर करते हैं उस सिचुएशंस में, भारत के लिए कितने चांसेस जो हैं ज़्यादा बेहतर दिखते हैं इसमें?
देखिए जर्मनी, इंडियन, अगर आप इंडियन जीडीपी की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 15% है। और आप देखेंगे भी गवर्नमेंट के सारे एफर्ट्स जो हैं वो इसी बात पे सेंटर्ड है कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, और उसके नतीजे भी हमें दिख रहे हैं। हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अब आईफोन प्रोडक्शन का है, मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शंस का है। आईफोन की सप्लाई चेन यहाँ पे 85% ऑफ आईफोन्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और इंडिया को मिलाकर। तो आप देखेंगे कि भारत में सरकार का फोकस भी है कि मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में बढ़ाना। अब बात रही कि हम जर्मनी और हमारी इकोनॉमी में क्या फ़र्क है, तो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है वहाँ पर एक सम सॉर्ट ऑफ सैचुरेशन आ चुका है, सैचुरेशन इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफी, जो वहाँ की पॉपुलेशन है। और आज एक डेटा और इंटरेस्टिंग डेटा जो मैं जिससे देख रहा था कि वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इस वक्त इंडिया में है, सेकंड है चाइना। तो जब किसी भी देश में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सबसे कम होती है तो वर्ल्ड वाइड हर कंपनी चाहेगी कि हम उस देश में जाकर मैन्युफैक्चर करें, और जो कि हमारे लिए एक एडवांटेज है। और वो हमारे फेवर में भी जाता है, बिकॉज हम लोगों का स्ट्रेट फोकस यही है कि हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग का शेयर अपनी जीडीपी में बढ़ाना है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। तो अभी आप देखेंगे कि ट्रंप का एक स्ट्रेट सिंपल फोकस है, और वो ये है कि अपने अमेरिका में, जो कि एक सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी है, उसको कैसे मैन्युफैक्चरिंग बनाया जाए। आईफोन की वो बात करते हैं कि उन्होंने कभी कमेंट भी किया था कि आईफोन सप्लाई चेन को इंडिया से निकल के यूएस में आ जाना चाहिए। उन्होंने ये कमेंट किया था कतर में जब वो अपने ट्रिप पर थे तब। तो उनका फोकस यही है, उनकी इनकम में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बट जब आईफोन की सप्लाई चेन इंडिया से यूएस चली जाएगी तो 30,000 नौकरियां यूएस में जनरेट होंगी। तो मैन्युफैक्चरिंग एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और किसी चीज़ की प्रोडक्शन होती है तो इकोनॉमी में उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इकोनॉमी में उसको कैस्केडिंग इफेक्ट भी बोलते हैं और मल्टीप्लायर इफेक्ट भी बोलते हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट, जब आपके पास नौकरी आएगी, आप टैक्स देंगे, आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आप जीएसटी देंगे, जीएसटी सरकार के पास जाएगा तो उसकी कलेक्शन बढ़ेगी। तो ये सबका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। चेन है, मतलब वो कह रहे हैं कि पूरा एक चेन है। मैं आखिर में उस सवाल के साथ जिसका इंतज़ार हमारे दर्शक भी कर रहे हैं, जीडीपी बढ़ रही है, लगातार ग्रोथ हो रही है, जापान को टेक ओवर कर लिया है, जर्मनी तक पहुंचने वाले हैं। एक आम आदमी को उसे क्या मिलने वाला है इससे, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए जीडीपी बढ़ रही है या जीडीपी में हमारा मोमेंटम स्ट्रांग है, हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट बड़ी इकोनॉमी है, इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट शायद आपको ना महसूस हो, बट लॉन्ग टर्म महसूस होगा। अब जैसे आज के डेटा में कंस्ट्रक्शन जो एक ऐसा सेक्टर है जिसने सारे सेक्टर्स को बीट कर दिया है। अब इसके मायने अगर आप निकालेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि कंस्ट्रक्शन एक ऐसा सेक्टर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ रैपिड लेवल पे हो रही, सारे सेक्टर्स को पीछे छोड़ते हुए हो रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जिसका लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। एक फ्लाईओवर को बनाने में हो सकता है 5 साल लगें, जिसका काम आज शुरू हुआ है और वो 2030 तक जाकर पूरा होगा। तो आपको उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। 2030 में जब वो फ्लाईओवर आप यूज़ करने लगेंगे तब आपको उसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो जीडीपी के मायने भी आपको ऐसे ही निकालने चाहिए। जब मैन्युफैक्चरिंग, अगर हमारा टारगेट है कि हमको अपनी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 25% या 30% करना है, तो वो रातों रात तो होगा नहीं, उसमें 10 साल 15 साल लगेंगे। बट जब जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो इन नौकरियाँ भी बढ़ेंगी, हर चीज़ में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आज आम का पेड़ लग रहा है, इंतज़ार करिए, फल आएंगे और उसका जो स्वाद है वो आप भी चखेंगे, हम भी चखेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि जो भारत लगातार इकोनॉमिक पावर बनने की ओर बढ़ रहा है, उसमें रफ्तार बहुत ही सटीक, बहुत ही बेहतर है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ऐसी तमाम वीडियोज़ के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत डिजिटल के साथ। धन्यवाद।